नमस्कार, राम राम सभी मेरे प्रिय साथियों। मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित स्वागत करता हूं आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं सभी मेरे प्रिय साथी? आशा करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, आनंदित, प्रसन्नचित्त और लगातार अध्ययन कर रहे हैं। उसी अध्ययन में कुछ और तथ्य समाहित अपने आज करने को चले हैं। माँ शारदे को वंदन करते हुए आइए आज के सेशन का आगाज करते हैं और संजोते हैं उन सभी तमाम तथ्यों को, राष्ट्रीय परिदृश्य को, नेशनल लेवल के करंट जीके को, कि जो भी पढ़ें वो एग्जाम में आए। उसी दृष्टि से अपने तथ्यों को कवर करने वाले हैं। आइए प्रथम बिंदु की ओर अग्रसर होते हैं। ओम बिरला जी लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। कौन साथियों? ओम बिरला जी लगातार दूसरी बार क्या बने हैं? लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। सबसे पहले अपने लिए प्रश्न बनता है कि इस बार कौन सी लोकसभा के लिए चुनाव हुए थे? तो 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए थे और वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है वो कौन सी है? तो 18वीं लोकसभा चल रही है। और 18वीं लोकसभा के जो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे वो भर्तृहरि मेहताब बनाए गए थे। भर्तृहरि मेहताब जी के बारे में अपने संपूर्ण जानेंगे। कहाँ से सांसद है ये, कितनी बार सांसद बन चुके हैं, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं और उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया गया तो क्यों बनाया गया और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो उन सभी तमाम बिंदुओं को अच्छे तरीके से जानेंगे। बड़े शिद्दत से और बड़े प्रेम से अपने मन और मस्तिष्क में समाहित करने वाले हैं। सेशन के अंत तक बने रहें और जोश और जुनून और प्यारी सी मुस्कुराहट अपने फेस पर रखिएगा। तो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष की चयन प्रक्रिया में प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब द्वारा स्पीकर के चुनाव की घोषणा के साथ 26 जून को 2024 को यह शुरू होती है। तो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है जो वह अपना जो उम्मीदवार पेश करते हैं वह ओम बिरला जी को बनाते हैं और कांग्रेस की तरफ से जो प्रस्तावित नाम आता है वो के सुरेश जी का आता है और अंत में जो विजित होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष पद पर कायम होते हैं वो कौन होते हैं? ओम बिरला जी। और ध्वनिमत से यह प्रस्ताव पारित होता है और लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुना जाते हैं? लगातार दूसरी बार ओम बिरला जी लोकसभा के अध्यक्ष चुने जाते हैं। और ओम बिरला जी का लिए नाम का प्रस्ताव जो किया था तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनका प्रस्ताव किया था। ये अपने को ध्यान में रखना है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष की चयन ध्वनिमत से संपन्न हुआ जिसमें ओम बिरला जी को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो बड़े बड़े मोटे मोटे स्तर पर देखा जाए तो प्रश्न ये बनता है वर्तमान में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला जी हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ओम बिरला जी लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। ऐसे लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बनने वाले 5वें व्यक्ति बन गए हैं। इनसे पहले M.A. अयंगर, J.S. ढिल्लो, बलराम जाखड़ और G.M.C. बालयोगी भी क्या बन चुके हैं? लगातार 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष बन चुके हैं। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे सांसद रहे हैं जो 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष तो रहे लेकिन वह लगातार इस पद पर नहीं रहे। उन्हें 1967 से 1969 तक एक बार लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने को पद मिला था और उसके बाद मार्च 1977 से जुलाई 1977 तक लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। ये 2 बार तो चुने गए थे लेकिन कंटिन्यू नहीं चुने गए थे। जो कंटिन्यू चुने गए थे वो M.A. अयंगर, G.S. ढिल्लो, G.M.C. बालयोगी, बलराम जाखड़ और 5वें हैं वो है ओम बिरला जी हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट बिंदुओं की। बिरला जी भाजपा के पहले सांसद हैं जो लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं। तो ओम बिरला जी के बारे में संक्षिप्त परिचय की चर्चा एक बार कर लेते हैं। 1962 में जन्मे ओम बिरला जी राजस्थान की कोटा दक्षिण सीट से 2003 से 2000 तक विधायक भी रहे हैं। वह वर्ष 2014 में पहली बार कोटा सीट से सांसद चुने गए थे और इसके बाद 2019 में और वर्ष 2024 में भी वह सांसद चुने गए हैं। बिरला इस बार कोटा संसदीय सीट से कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल को चुनाव हराकर लोकसभा में पहुंचे हैं। बिरला पहले ऐसे लोकसभा अध्यक्ष हैं जिनके कार्यकाल में कोई भी लोकसभा उपाध्यक्ष नहीं चुना गया। वर्तमान में देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी भी राजस्थान से बिलोंग करते हैं। इस प्रकार आप देखिएगा राजस्थान की कितनी अहम भूमिका
देश की सर्वोच्च पंचायत में अदा हो रही है कि राज्यसभा में अगर सभापति की बात करें तो राजस्थान से हैं जगदीप धनखड़ जी, और बात करें लोकसभा के अध्यक्ष की तो भी राजस्थान से बिलोंग करते हैं, वो हैं ओम बिरला जी। तो अपने आप में बहुत विशिष्ट तथ्य है और बड़ी सुखद बात भी है, क्योंकि जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है उनका प्रतिनिधित्व कौन कौन करने आए, तो राजस्थान के महान विभूतियां वहां पर क्या कर रही हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रही है। 18वीं लोकसभा स्तर, 18वीं लोकसभा का जो पहला स्तर है वो संचालित होता है 24 जून से 3 जुलाई की अवधि तक, और राज्यसभा का 264वां स्तर 27 जून 2024 से शुरू होता है, जो 3 जुलाई 2024 को समाप्त होगा। और 18वीं लोकसभा के प्रथम स्तर के आरंभ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाई जाती है। प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। पहला प्रश्न तो ये। स्टैटिक जीके की बात करें तो वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि स्टैटिक जीके भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। मोटे मोटे रूप में देखा जाए तो प्रोटेम स्पीकर के क्या क्या होता है कि जो भी नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाने का काम होता है, वो प्रोटेम स्पीकर का काम होता है। और सबसे वरिष्ठ सदस्य को क्या बनाया जाता है, प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। ऐसा उल्लेखित नहीं है, लेकिन ऐसी एक परंपरा बन चुकी है। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, जिसका उल्लेख किसमें किया गया, अनुच्छेद 95 के सब आर्टिकल 1 में इसका उल्लेख किया गया है। वह लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव तक लोकसभा के पीठासीन अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। प्रोटेम स्पीकर की जो प्राथमिक भूमिका होती है वह नए सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। आइए भर्तृहरि मेहताब जी के बारे में अपनी चर्चा कर लेते हैं, जो ओडिशा की कटक सीट से लगातार 7वीं बार सांसद के रूप में निर्वाचित होकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे हैं। उन्होंने वर्ष 1998 में पहली बार कटक सीट से चुनाव लड़ा था और 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले वे बिजू जनता दल का हिस्सा थे, बीजेड का, और इस बार भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ते हुए मेहताब जी ने बीजेड के संतरूप मिश्रा को 57,077 वोटों से हराया था। जिस पार्टी में पहले ये थे उसी पार्टी के उम्मीदवार को हराकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे हैं, वह संसद लोकसभा में, और 7वीं बार लोकसभा के सांसद चुने गए हैं। तो ये था दोस्तों लोकसभा 18वीं लोकसभा के बारे में मोटे मोटे रूप में अपन जाना। और अपने अब बात करते हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता की। किसकी, तो लोकसभा में विपक्ष के नेता की या नेता प्रतिपक्ष की। तो इस बार नेता प्रतिपक्ष कौन चुने गए हैं, तो राहुल गांधी जी को चुने गए हैं, और गांधी परिवार से तीसरे सदस्य हैं जो क्या चुने गए हैं, नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं, क्योंकि इनसे पहले उनकी पिताजी राजीव गांधी जी और उनके बाद उनकी माताजी सोनिया गांधी, और अब ये लोकसभा प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं। क्योंकि दोस्तों विपक्ष के नेता और नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए क्या होता है, एक कंडीशन होती है कि कम से कम 10 लोकसभा सीटों की 10% सीटें उस पार्टी के पास होनी चाहिए, तभी क्या बना जाता है, लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष बना जाता है। इससे पूर्व 10 साल तक कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं था, क्योंकि 54 सीटें कांग्रेस के पास नहीं थी। इस बार 99 सीटें मिली है, तो नेता प्रतिपक्ष ये चुने गए हैं। 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद पिछले लगभग 10 वर्ष से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद रिक्त था। नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनने वाले गांधी परिवार के तीसरे सदस्य हैं। उनके पिता राजीव गांधी, उनकी मां सोनिया गांधी दोनों नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूं ओरली, अब ये इसमें मेंशन की हुई है। पिछले 10 सालों से नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं था, उसके कारण भी जान लीजिए कि 2014 और 2019 में विपक्षी दल के पास 54 सीटें नहीं थी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए क्या होता है, एक कंडीशन होती है कि लोकसभा की सीटों का अपने कितनी है, 545 है। तो इस प्रकार 545 है, तो उसका 10% निकालेंगे तो लगभग 54 सीटें होती है। तो लोकसभा की सीटों के 10% यानी 54 सांसद उनके पास होने चाहिए। दोनों ही बार कांग्रेस के पास इतने सांसद नहीं थे। हालांकि इस बार कांग्रेस के पास 99 सीटों पर कामयाब रही, और इस कारण राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं। नेता प्रतिपक्ष सरकार की नीतियों की रचनात्मक आलोचना करता है और एक वैकल्पिक सरकार प्रदान करता है। दोनों सदनों में विपक्ष के नेता को 1977 में वैधानिक मान्यता दी गई है, और वे कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं के हकदार होते हैं।
विपक्ष के नेता का पद का उल्लेख संविधान में नहीं है, बल्कि एक संसदीय विधि के द्वारा यह सब कुछ बनाया गया है। ये था दोस्तों, लोकसभा के बारे में अपन जाना है, प्रोटेम स्पीकर के बारे में अपने जाना है, नेता प्रतिपक्ष के बारे में जाना है और इन सभी तमाम बिंदुओं को जाना है और टू द पॉइंट सभी मैटर को पढ़ा है और ऐसा कोई भी बिंदु वंचित नहीं रहा है जो अपने से परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और वह अपने से छूट गया हो। अगर रिकैप की बात करें तो एक बार सरसरी नजर से मैं आपको रिकैप करवा देता हूं। ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं और भाजपा के पहले सांसद है जो क्या चुने गए, 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। कुल 5 नेता ऐसे हुए हैं जो लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। नीलम संजीव रेड्डी भी 2 बार चुने गए थे, लेकिन वे लगातार नहीं चुने गए थे। और इस बार जो प्रोटेम स्पीकर थे वो भर्तृहरि मेहताब थे, जो ओडिशा की कटक सीट से सांसद है। ओडिशा की कटक सीट से सांसद है और पहले वो बीजेड में थे, अब वह उनको भाजपा से टिकट मिली और बीजेड के वह नेता उम्मीदवार को हराकर क्या पूछे लोकसभा में पहुंचे हैं। लगातार 7वीं बार ये सांसद चुने गए हैं और इन्हें प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 95 के सब आर्टिकल 1 के तहत की जाती है और जो प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है वो नवनिर्वाचित जो लोकसभा सांसद होते हैं उनको शपथ दिलाना होता है। फिर अपन ने पढ़ा था नेता प्रतिपक्ष के बारे में। नेता प्रतिपक्ष की एक शर्त होती है कि विपक्ष के दल के पास लोकसभा सीटों का 10% सीटों का होना अनिवार्य है, अर्थात 54 सीटें अगर किसी दल के पास होती है तो वह नेता प्रतिपक्ष उस दल का चुना जाता है। तो इस बार कांग्रेस को 99 सीटें प्राप्त हुई थी। 99 सीटें प्राप्त होने पर 10 वर्ष बाद नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं और राहुल गांधी चुने गए हैं। यह था अब तक अपन जो पढ़ा। आइए अब चर्चा करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। साथियों, जो इंपॉर्टेंट लिखा होता है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे इंपॉर्टेंट लिख ही लीजिएगा क्योंकि इसकी चर्चा मैंने नवंबर माह की क्रोनोलॉजी में भी की थी। यूनेस्को ने कोझिकोड को, कहा के केरल का कोझिकोड को घोषित किया पहला साहित्यिक शहर। पहला साहित्यिक शहर किसे घोषित किया गया है तो कोझिकोड को किया गया है। यहाँ पर 500 से अधिक पुस्तकालय यानी लाइब्रेरियां हैं, तो इस कारण से पहला साहित्यिक शहर यूनेस्को ने घोषित किया है। कब किया है? 23 जून 2024 को किया था। अक्टूबर 2023 में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क ने इस साहित्यिक श्रेणी में स्थान मिला था, लेकिन घोषित जो किया गया यूनेस्को के द्वारा 23 जून को किया गया है। अरब सागर के तट पर स्थित इस शहर को पूर्व में कालीकट के नाम से भी जाना जाता था। यह वह स्थान है जहां पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा भारत में पहली बार 1498 में आया था। वह कहां पर पहुंचा था? तो कालीकट में पहुंचा था। यह उसका पुराना नाम है। नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम कोझिकोड रख दिया है। तो कोझिकोड में 500 से अधिक पुस्तकालय है। यह शहर कई दशकों से प्रसिद्ध मलयालम लेखक एम.टी. वासुदेव नायर की साहित्य गतिविधियों का सेंटर रहा है। इस कारण यूनेस्को ने इसे भारत के पहले साहित्य शहर के बारे में प्रदर्शित किया है या नामित किया है। कोझिकोड के अलावा ग्वालियर को भी यूएससीएन में शामिल किया गया और मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत के क्षेत्र में संगीत सिटी घोषित किया गया है। विश्व के जिन 55 शहरों को यूनेस्को ने यह टैग जून 2024 में प्राप्त हुआ है, उन्हें शिल्प और लोक कला की श्रेणी में बुखारा, मीडिया आर्ट्स श्रेणी में कैसाब्लांका और डिजाइन श्रेणी में चोकिंग, फिल्म श्रेणी में काठमांडू भी शामिल है। तो ये भी देख सकते हैं, लेकिन आपको कोझिकोड और ग्वालियर को जरूर याद रखना है। केंद्र सरकार ने लागू किया एंटी पेपर लीक कानून। क्या है एंटी लीक पेपर कानून? आइए जानते हैं। इसकी अधिसूचना 21 जून 2024 को जारी की जाती है। संसद द्वारा यह फरवरी 2024 में पारित होता है और राष्ट्रपति जी के द्वारा जो मंजूरी मिलती है वो 12 फरवरी 2024 को मिलती है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी पेपर होते हैं उनमें हो रही गड़बड़ियों को रोकना है, यानी फर्जीवाड़े को रोकना है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसमें कौन कौन सी परीक्षाएं इसमें शामिल होगी? यूपीएससी संबंधित, एसएससी से, आरआरबी से, आईबीपीएस से और एनटीए से। इन सभी प्रकार की जो परीक्षाएं हैं वे इसमें शामिल होगी। अगर कोई भी इसमें फर्जीवाड़ा करता हुआ मिलता है या पाया जाता है तो यह अपराध संज्ञेय होगा और गैर जमानती हो गया। न्यूनतम से न्यूनतम उसे 3 से 5 साल की सजा होगी और पेपर लीक गिरोह में जो भी शामिल होंगे उन्हें न्यूनतम 1 करोड़ के जुर्माने का भी प्रावधान किया जा सकता है।
और यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह संगठित अपराध करता है जिसमें परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था, सेवा प्रदाता या कोई अन्य संस्थान शामिल है, तो उन्हें कम से कम 5 वर्ष की कैद की सजा दी जाएगी और जिसे 10 वर्ष तक भी बढ़ाया जा सकता है। ऐसा इसमें शामिल किया गया है। पृष्ठभूमि की बात करें तो यह कदम भारत सरकार के द्वारा क्यों उठाया गया, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए एक परीक्षा होती है जिसे नीट कहा जाता है, और यह परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर काफी विवादों में रही। 5 मई 2024 को ली गई इस परीक्षा में लगभग 24 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे, और इसके जो परिणाम घोषित होता है वो लोकसभा चुनाव की मतगणना से एक दिन पूर्व 4 जून को मतगणना वाले दिन 4 जून को घोषित होता है। इसमें 67 बच्चे ऐसे थे जो 100% स्कोर अर्जित करते हैं, यानी 720 अंकों में से 720 अंक हासिल करते हैं। इस कारण यह काफी द्वंद्व में आई परीक्षा और इस पर एक्शन लिया गया और इस कारण एनटीए लागू किया गया। विवाद बढ़ने पर केंद्र सरकार ने एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार को हटा दिया गया। उनके स्थान पर पूर्व आईएएस प्रदीप सिंह खरोला को नियुक्त किया गया और फिर केंद्र सरकार ने किया एंटी पेपर लीक कानून पारित। तो ये था दोस्तों अपना एंटी पेपर लीक कानून। इसके बारे में अपन ने जाना है। तो ये कब पारित हुआ ये आपको ध्यान में रखना है। इससे महत्वपूर्ण तथ्य है वो अपन ने सभी जान लिए हैं। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट बिंदु की। नेक्स्ट है साथियों, भारत नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बन गया है। जो पहला उत्सर्जक है वो है चीन और दूसरा जो सबसे बड़ा नाइट्रोजन उत्सर्जक बन गया है वो भारत बन गया है, क्योंकि लगातार खेतों में या और बड़े बड़े उद्योगों के द्वारा नाइट्रोजन का बहुत ही ज्यादा उत्सर्जन किया जा रहा है और जिससे सब कुछ प्रदूषित हो जा रहा है और यह चिंताजनक भी है। नाइट्रोजन ऑक्साइड का इतना बड़ा उत्सर्जक भारत बन रहा है। अर्थ सिस्टम साइंस डेटा एक पत्रिका है, उसने अपनी रिपोर्ट जारी की है। कब? 12 जून 2024 को। अर्थ सिस्टम साइंस डेटा जर्नल में यह आंकलन ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट 2024 शीर्षक वाली रिपोर्ट के रूप में जारी किया गया है। इस पत्रिका ने यह बताया है कि भारत नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है और वर्ष 2020 में मानव जनित N2 का उत्सर्जन की मात्रा के मामले में चीन 16.7% के साथ शीर्ष स्थान पर था। रिपोर्ट में कहा गया है कि कृषि उत्पादन में नाइट्रोजन उर्वरकों का और पशु खाद्य में अनियंत्रित उपयोग ने पिछले दशक में कुल मानवजनित नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन में 74% का योगदान दिया है। कि लगातार अपने खेतों में बहुत ज्यादा उत्पादन के लिए, अधिक से अधिक उत्पादन के लिए क्या करते हैं, उर्वरकों का काफी प्रयोग करते हैं, खाद का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं, पशुओं को भी खाद जैसे उर्वरक खिलाते हैं, जैसे ये चल गया खल वगैरह हो गई, चाट हो गया, सब ये ऐसा कुछ खिलाते हैं, तो उनमें भी इनकी मात्रा होती है। तो उनसे बनने वाली खाद होती है तो उनमें भी ये मात्रा आ जाती है। तो इससे प्रकार क्या है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ रही है। अब बात करें बिहार के 2 पक्षी अभयारण्य रामसर सूची में शामिल किए गए हैं। पहला रामसर सम्मेलन हुआ था, वह कहां पर हुआ था यह आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है और कब हुआ था रामसर सम्मेलन। और रामसर को अपने वेटलैंड भी बोलते हैं और वेटलैंड डे कब मनाया जाता है वो भी आपको बताना है। बिहार की 2 आर्द्र भूमियों को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों में वैश्विक सूची में शामिल किया गया है। ये दोनों नए वेटलैंड बिहार के जमुई के झाझा वन क्षेत्र में स्थित मानव निर्मित जलाशय हैं। इनके जल ग्रहण क्षेत्र में पहाड़ियों से घिरे शुष्क पर्णपाती वन आते हैं और जो ये 2 आर्द्र भूमियां हैं जो रामसर कन्वेंशन के तहत जिन्हें मान्यता दी गई है वो नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य है। ये क्या है साथियों? पक्षी अभ्यारण्य है। यहाँ इसके किनारे 75 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है, 33 से अधिक मछलियों की प्रजातियां और 12 से अधिक जलीय पौधे के लिए आवास प्रदान करते हैं। नकटी पक्षी अभ्यारण्य को मुख्य रूप से नकटी बांध के निर्माण के माध्यम से सिंचाई के लिए विकसित किया गया था। इन स्थलों को 1984 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। अब यूनेस्को के द्वारा इसे रामसर सूची में शामिल किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि नागा और नकटी
पक्षी अभ्यारण्य को। अब जो अपने पारिस्थितिक तंत्रों की कुल संख्या की बात करें तो वह कितनी हो चुकी है? 82 हो चुकी है। कुल कितने रामसर साइट्स हो चुके हैं? तो 82 हो चुकी है। ये अपने को ध्यान में रखना है और इसमें कुछ विशेष है नहीं। श्रीनगर को मिला विश्व का शिल्प शहर का दर्जा, ये अपने को ध्यान में रखना है। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया है। श्रीनगर विश्व शिल्प नगर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। इससे पूर्व जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर को पहले ही विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। श्रीनगर को यह सफलता वर्ष 2021 में शिल्प के लिए यूनेस्को को क्रिएटिव सिटी के रूप में मान्यता मिलने के बाद मिली है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। विश्व शिल्प परिषद यूनेस्को के संबंध एक गैर लाभकारी और गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1964 में की गई है। 1964 में सांबर लेक की स्थापना की गई है। 1964 में ही राजस्थान रोडवेज पथ परिवहन निगम का प्रारंभ हुआ था। इस प्रकार 1964 में ही इस विश्व शिल्प परिषद की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य है पारंपरिक शिल्प के संरक्षण, सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देना और शिल्प के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ाना। और भारत में अगर बात करें तो भारत की शिल्प विरासत को संरक्षित करने और बढ़ाने के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय ने 1964 में भारतीय शिल्प परिषद की स्थापना की थी। ये अपने लिए स्टैटिक जीके में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट अपने लिए सामने आता है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और बात करें अपने इंपॉर्टेंट फैक्ट की तो वो है चैडविक हाउस। चैडविक हाउस क्या है? जैसे नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय के रूप में अब बनाया गया है। तो चैडविक हाउस केग जैसे कंट्रोल ऑफ ऑडिटर जनरल इसकी फुल फॉर्म है, संस्था की विरासत तथा राष्ट्र के शासन में उनके योगदान के इतिहास को दर्शाता है कि केग की क्या भूमिका रहती है। ठीक है, वो यह संग्रहालय दर्शाता है। चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थापित किया गया है। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू ने इस नेविगेटिंग ऑडिटर हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन 24 जून 2024 को किया। संग्रहालय के बारे में क्या इसमें विशेष है? संग्रहालय को 10 अलग अलग दीर्घाओं में निर्मित किया गया है। इसमें प्रत्येक को सीएजी के इतिहास, भूमिका और महत्व के विभिन्न पहलुओं को विस्तृत विवरण इस पर डिजाइन किया गया है। अगर इसमें इतिहास की बात करें इस चैडविक हाउस की, इसकी क्या भूमिका रही थी, तो आइए जानते हैं। कैबिनेट मिशन के लिए शिमला की अपनी पहली यात्रा के दौरान महात्मा गांधी वर्ष 1946 में इसमें ठहरे थे। स्वतंत्रता के बाद 1950 में भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा सेवाओं के लिए एक प्रशिक्षण स्कूल यहाँ पर प्रारंभ होता है और दिसंबर 2020 में तत्कालीन व्यवस्थापक प्रसार भारती के साथ एक समझौता होता है जिसमें चैडविक हाउस को संग्रहालय के रूप में स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू होती है और जिसका उद्घाटन गिरीश मुर्मू जी के द्वारा 24 जून 2024 को किया जाता है। किसका? चैडविक हाउस का। चैडविक हाउस कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश की शिमला में है, इसे स्थापित किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। FTITTP तो ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे टर्मिनल 3 पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को किया गया है। ये FTITTP क्या है? इसका पहले दूसरे देशों से आने वाले भारतीय नागरिकों व जो भी अदर कंट्रीज के यात्री है उनको सुविधा को बढ़ाएगी। सभी यात्रियों के लिए निःशुल्क उपलब्ध होने वाली यह सुविधा विकसित भारत @ 2047 के लिए तय किए गए प्रमुख कार्य बिंदुओं में से एक है। इसे देश के 21 प्रमुख हवाई अड्डों पर लॉन्च किया गया है। पहले चरण में दिल्ली के अलावा 7 अन्य प्रमुख हवाई अड्डे हैं जहां मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि और अहमदाबाद पर शुरू किया गया। डाकघर अधिनियम 2023 जो डाकघर अधिनियम 1898 पूर्व में चल रहा था उसे निरस्त कर डाकघर अधिनियम 2023 बनाया है। इसका उद्देश्य है कि किसी भी देश के किसी भी कोने में कोई भी नागरिक रहता हो उसके पास सभी केंद्रीय सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, सरकारी योजनाओं का लाभ उस पर पहुंचना चाहिए और इसी उद्देश्य को लेकर यह डाकघर अधिनियम 2023 बनाया गया है जिसकी अधिसूचना 18 जून 2024 को लागू होती है। यह आपको ध्यान में रखना। मियावाकी वृक्षारोपण तो मियावाकी वृक्षारोपण है
वो राष्ट्रीय राजमार्गों को हरित आवरण से पूर्व करने के लिए नेशनल हाईवे जितने भी है उनके किनारे पर वृक्षारोपण करना ही एक प्रोजेक्ट है, जिसे मियावाकी वृक्षारोपण के नाम से जाना जाएगा। जापान की इस पद्धति से मियावाकी वनों को विकास एक लचीले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में योगदान देगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन 19 जून 2024 को किया और यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय में 20 से अधिक देशों के छात्र यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में 40 कक्षाओं वाले 2 शैक्षणिक खंड है, इनमें से 1900 छात्र बैठ सकेंगे। यह परिसर एक नेट जीरो हरित परिसर है और उल्लेखनीय कि नालंदा के खंडरों को 2016 में संयुक्त राष्ट्र विरासत स्थल भी घोषित किया गया था। प्रेरणा स्थल संसद भवन के परिसर में बनाया गया है। क्या? प्रेरणा स्थल, जिसका उद्घाटन 16 जून 2024 को किया गया था। यहाँ पर भारत के सभी प्रतिष्ठित नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा है, जिनसे क्या है कि संसद में आने वाले आगंतुक एक स्थान पर महान नेता और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं को आसानी से देख सकें, इसके लिए वो प्रेरणा स्थल बनाया है और उनसे कुछ सीखने को लिए मिले, उनसे मोटिवेट हों, इसलिए प्रेरणा स्थल वहां पर बनाया गया है। राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान विरासत संस्थान, इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ सहयोग करने वाले केंद्र के रूप में नामित किया गया है। अपने से प्रश्न पूछा जाएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के साथ सहयोग करने वाले केंद्र के रूप में किस संस्था को नामित किया गया है? तो भारतीय आयुर्विज्ञान विरासत संस्थान को नामित किया गया है। अब यह WHO की भी क्या करेगा? सहायता करेगा। इस प्रकार यह फैक्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट साबित होता है। इस संदर्भ में WHO द्वारा 14 जून 2024 को यह घोषणा की गई कि यह मान्यता 4 वर्ष के लिए इसे प्रदान की जाती है कि यह हमारी क्या करेगा? सहायता करेगा, जिससे क्या हो कि आयुर्वेद में लेकर और चिकित्सा प्रणाली में सुधार हो सके और कार्य कर सके। अब आपने बात करते हैं स्पर्श सेवा केंद्रों की। यह रक्षा लेखा विभाग द्वारा चलाया गया है कि जो भी सेना से रिलेटेड पेंशन भोगी हैं, जिन्हें पेंशन मिलता है, उनके लिए कुछ अच्छे से व्यापक सभी जो भी कोई प्रॉब्लम आती थी उनके समाधान को लेकर यह प्रोग्राम चलाया गया। स्पर्श की फुल फॉर्म बात करें तो सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी फुल फॉर्म है। यह रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग द्वारा संचालित है। ठीक है, इसने 4 बैंकों के साथ MOU किया है। इससे पहले 11 बैंकों के साथ पूर्व में MOU किया हुआ था। वर्तमान में जिन 4 बैंकों के साथ किया MOU किया है वो नई दिल्ली में बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ MOU किया है। तो इस प्रकार कुल 15 बैंक हो गए हैं, जिनमें 26,000 से अधिक शाखाओं में यह इनकी स्पर्श सेवाएं उपलब्ध होगी, जिसका उद्देश्य है कि रक्षा से संबंधित जितने भी पेंशन भोगियों को व्यापक समाधान प्रदान करना है। तो ये अपने से पूछा जाएगा स्पर्श सेवा केंद्र किस मंत्रालय के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। जो भी सेना या किसी भी रक्षा से संबंधित पेंशन भोगी है, उनके किसी भी प्रकार की पेंशन में कोई दिक्कत आती है तो उसके समाधान के लिए इस पोर्टल को चलाया गया है। सारस गणना, अभी हाल ही में सारस गणना की गई है और वह 9वीं सारस गणना थी और 9वीं सारस गणना में 1431 सारस पाए गए हैं और 14% की इसमें बढ़ोतरी हुई है। ये अपने को जानना था और यह था अपना राष्ट्रीय परिदृश्य। तो आज के सेशन में अपने तमाम जिन बिंदु का अध्ययन किया है और टू द फैक्ट पढ़ा है, उनको आप एक बार जरूर रिकैप करना। कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ बिंदु समझ नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं या टेलीग्राम के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई दी जाएगी। और कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। इंतजार रहेगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू का, आपके विचारों का और बड़ा सम्मान रहेगा। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत मेरे सभी प्रिय साथियों।